हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन के लिए मानव में प्रजनन तंत्र होते हैं जो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से लैंगिक जनन को संपन्न करते हैं। बच्चों, लैंगिक जनन का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले प्रजनन तंत्र पढ़ने होते हैं, उसके बाद युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूणीय परिवर्धन, आर्तव चक्र, शिशु का जन्म और अन्य कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ये सारी चीज़ें लैंगिक जनन में शामिल की जाती हैं बच्चों। तो बच्चों, हमारा टॉपिक था सबसे पहले प्रजनन तंत्र में मनुष्य नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मनुष्य नर प्रजनन तंत्र, जो श्रोणि क्षेत्र में स्थित रहता है और विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। नर प्रजनन तंत्र में प्राथमिक जननांग के रूप में शामिल होते हैं बच्चों एक जोड़ी वृषण, टेस्टिस, साथ में कुछ सहायक नलिकाएं हैं जैसे अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, नर की बाह्य जननेंद्रिय शीर्ष्ण और लास्ट में सहायक जनन ग्रंथियां। मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्रंथियां हम इसमें शामिल करते हैं बच्चों, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। तो इन सभी संरचनाओं से मिलकर बना होता है मनुष्य का नर प्रजनन तंत्र। सबसे पहले हम बात कर रहे थे वृषण, टेस्टिस। एक जोड़ी गुलाबी रंग की अंडाकार संरचनाएं जिनका मुख्य कार्य लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक शुक्राणुओं का उत्पादन करना होता है। ये होते हैं वृषण, जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे वृषणों की आंतरिक संरचना। वृषण के चारों ओर 3 आवरण होते हैं जिनको कल हमने अध्ययन किया है। 3 आवरण। सबसे बाहरी आवरण ट्यूनिका वेजिनैलिस, दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये तीनों आवरण से वृषण घिरा रहता है। इन आवरणों की स्थिति समझने के लिए बच्चों हम वृषण और अधिवृषण के साथ एक चित्र बनाते हैं जिसमें इन तीनों आवरणों को अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों वृषण होते हैं अंडाकार संरचनाओं के रूप में। ये जैसे टेस्टिस हैं, अंडाकार संरचनाओं के रूप में। सबसे पहले हम बनाते हैं वृषण का बाहरी आवरण ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये बच्चों जो मैंने ड्रॉ किया है आवरण, ये वृषण का सबसे बाहरी आवरण है जिसका नाम है ट्यूनिका वेजिनैलिस, योनि कंचुक, जो दोहरी पेरिटोनियम से बना होता है, डबल पेरिटोनियम से बना होता है। और इन दोनों पेरिटोनियम के मध्य एक सिलोमिक द्रव भरा रहता है बच्चों। यहाँ बीच में सिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है जो वृषणों को फिसलने में मदद करता है। ये तो हो गया बाहरी आवरण ट्यूनिका वेजिनैलिस।
दूसरा जो वृषण का मुख्य बाहरी आवरण है बच्चों वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वाला आवरण। ये वास्तविक वृषण का बाह्य आवरण है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो रेशेदार संयोजी ऊतक से बना होता है। मैंने आपको कल बता दिया था कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण के अंदर धंसकर, इस प्रकार से धंसकर बच्चों अनेक अनुप्रस्थ पट्ट बनाता है। ऐसे ये एल्बुजिनिया अंदर की ओर धंसकर अनेक अनुप्रस्थ पट्ट बनाता है बच्चों। ये अनुप्रस्थ पट्ट प्रत्येक वृषण को लगभग 250 शंक्वाकार कक्षों में विभक्त कर देते हैं। ये अनुप्रस्थ पट्ट हैं बच्चों जो प्रत्येक वृषण को लगभग 250 इस प्रकार के कक्षों में बांट देते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर की तरफ धंसने से ये दीवारें बन जाती हैं, पट्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक वृषण लगभग 250 शंक्वाकार कक्षों में बंट जाता है। इन कक्षों का नाम है बच्चों टेस्टिक्युलर लोब्यूल, वृषण पालिकाएं। टेस्टिक्युलर लोब्यूल वृषण पालिकाएं लगभग 250 होती हैं बच्चों ये वृषण पालिकाएं। इस प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर बच्चों 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक पालिका में 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम होता है बच्चों शुक्र जनन नलिकाएं। इन नलिकाओं को हम नाम देते हैं बच्चों शुक्र जनन नलिकाएं। ये हैं कुंडलित नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो वास्तव में वृषण की क्रियात्मक इकाई होती हैं, अर्थात यहीं पर शुक्राणुओं का उत्पादन किया जाता है। इन नलिकाओं की आंतरिक संरचना बच्चों हम अलग डायग्राम से अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं वृषण के आवरण में ट्यूनिका वेजिनलिस बाह्य आवरण, ट्यूनिका एल्बुजिनिया वास्तविक बाह्य आवरण, और तीसरा एक आवरण बच्चों इन कक्षों के अंदर यहां अंदर होता है जिसका नाम होता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। यहां पर एक आवरण होता है बच्चों ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, जिसमें रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, संयोजी ऊतक से बना होता है। तो ऐसे प्रत्येक वृषण में 3 आवरण होते हैं बच्चों। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, आज मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद बच्चों डायग्राम में अभी और ड्रॉ होना बाकी है। ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं जब इन कक्षों से बाहर निकल जाती हैं तो सीधी हो जाती हैं। देखो कक्षों के अंदर ये कुंडलित रहती हैं और कक्षों के बाहर आकर ये सीधी हो जाती हैं और सीधी होकर आपस में इस प्रकार से जुड़ जाती हैं और जुड़कर बच्चों ये एक जाल बना लेती हैं जिसको हम नाम देते हैं वृषण जालक। इस जाल को हम नाम देते हैं बच्चों वृषण जालक, रेटेटेस्टिज। ये जो जाल के समान संरचना बच्चों मैंने यहां पर ड्रॉ की है, इस संरचना का नाम होता है रेटेटेस्टिज, वृषण जालक, जो शुक्र नलिकाओं के वृषण पालिकाओं से बाहर निकलने के बाद उनके जुड़ने से बना होता है। इस वृषण जालक से बच्चों लगभग 12 से 20 बहुत ही कम व्यास की नलिकाएं निकलती हैं। ये वाली
ये बहुत कम व्यास की नलिकाएं हैं बच्चों जो यहाँ निकलती हैं। इन नलिकाओं को हम नाम देते हैं बच्चों अपवाहक नलिकाएं। ये जो मैंने यहाँ पर नलिकाएं ड्रॉ की हैं बच्चों, इन नलिकाओं का नाम होता है अपवाहक नलिकाएं। वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंशिया। और यहां तक बच्चों वृषण की संरचना कंप्लीट है। इसके बाद दूसरा इसमें सहायक नलिकाओं के रूप में अंग शुरू होता है जिसका नाम है अधिवृषण। तो ये अपवाहक नलिकाएं जो है अधिवृषण में खुलती हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो वृषण की संरचना में बच्चों हम यहां तक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले आवरण ट्यूनिका वेजिनलिस, बाह्य आवरण दोहरी पेरिटोनियम से बना हुआ। दूसरा बच्चों ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये रेड इंक से बना हुआ वास्तविक बाह्य आवरण, जिसके अंदर धंसने से कक्ष बन गए हैं 250 वृषण पालिकाएं। और प्रत्येक वृषण पालिकाओं में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कुंडलित नलिकाएं हैं। इनकी संरचना भी अपन आगे पढ़ते हैं। इसके लिए बच्चों हमें यहां पर वृषण का एक और चित्र डायग्राम बनाना है, वो है वृषण का अनुप्रस्थ काट। तो वृषण की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम अलग से वृषण का अनुप्रस्थ काट बनाते हैं बच्चों। इस प्रकार से अनुप्रस्थ काट इसका होता है वृषण का। एक रफ पेरिफेरी मैंने बना दी है अनुप्रस्थ काट की। अब वृषण के अनुप्रस्थ काट में हमें क्या दिखाई देता है बच्चों? तो इसमें होती हैं बच्चों ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनन नलिकाएं। इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों नलिकाओं को। वृषण के अनुप्रस्थ काट में हमें दिखाई देती हैं इस प्रकार की अंडाकार संरचनाएं अनुप्रस्थ काट के रूप में। इनको हम नाम देते हैं बच्चों शुक्रजनन नलिकाएं। ये सब हैं बच्चों शुक्रजनन नलिकाएं। इसमें से एक नलिका को मैंने पूरा गोल ड्रॉ कर दिया है और ये सब हाफ रह गई हैं। अगर अपन डायग्राम और बड़ा बनाएंगे तो ये भी बिल्कुल ऐसे गोल ही हो जाएंगी बच्चों जैसे ये थी। जैसे ये एक जो ड्रॉ की है ये भी लगभग वैसी हो जाएंगी। अगर अपन डायग्राम को और बढ़ाते हैं तो ऐसी बन जाएंगे सब की सब। ये भी इस प्रकार से बढ़ जाएगी, ये भी इस प्रकार से ड्रॉ की जाएगी। तो ये है बच्चों वृषण में इस प्रकार की नलिकाएं। ये जो नलिकाएं यहाँ पर हैं शुक्रजनन नलिकाएं, ये अनुप्रस्थ काट में ऐसी दिखाई देती हैं बच्चों। तो वास्तव में वृषण के अंदर क्या है? शुक्रजनन नलिकाएं। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका की जो दीवार है, भित्ति है, उसमें दो परत हैं बच्चों। एक ये बाहरी परत जो मैंने ड्रॉ की है, सबसे पहले हम लेबल कर देते हैं बच्चों नाम। ये जो अंडाकार ट्यूब दिखाई दे रही है ये तो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनन नलिकाएं जो वृषण की क्रियात्मक इकाई है। और इन शुक्रजनन नलिकाओं की जो भित्ति है उसमें दो आवरण हैं। एक बाहरी आवरण जो मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, ये वाला जैसे हम मान लेते हैं बाहरी आवरण। आप ये मत समझना कि एक जगह दो मार्क कर दिए बच्चों, ये तो नलिका के लिए एरो है, ये वाला एरो तो इस नलिका के लिए पूरी के लिए, और ये इसके आवरण के लिए है। तो बाह्य आवरण होता है ट्यूनिका प्रोपरिया, ट्यूनिका प्रोपरिया जो कि संयोजी ऊतक से बना होता है। और दूसरा होता है बच्चों आंतरिक आवरण। ये आंतरिक आवरण है बच्चों जिसको हम नाम देते हैं जनन उपकला। ये है जनन उपकला।
सब में इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग जनन उपकला को, ऐसे इस प्रकार सभी डायग्राम में ये जनन उपकला हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नलिकाएं तो हैं ये अंदर, और प्रत्येक शुक्रजनन नलिका की दीवार में 2 स्तर पाए जाते हैं। तो बाह्य स्तर का हमने नाम दे दिया बच्चों ट्यूनिका प्रोपरिया, और दूसरे स्तर को मैंने नाम दे दिया है जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम। ये है बच्चों जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला। इस जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जनन उपकला 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है बच्चों, जिसमें एक कोशिकाएं तो इस प्रकार से सरल घनाकार उपकला कोशिकाएं हैं। इस जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं बच्चों। ये कोशिकाएं जो मैंने ड्रॉ की हैं, इन कोशिकाओं का नाम है बच्चों मेल जर्म सेल, नर जर्म कोशिकाएं। इनको हम नाम देंगे बच्चों नर जर्म कोशिकाएं, मेल जर्म सेल, या हम नाम दे सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया, नर जर्म कोशिकाएं, या हम नाम देंगे मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, जो घनाकार उपकला कोशिकाएं हैं बच्चों। सभी नलिकाओं में ये सब घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाएंगी। ये कोशिकाएं जब किशोरावस्था आती है, मतलब जब जंतु लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, तो उसके बाद बच्चों ये कोशिकाएं जो है शुक्राणु का निर्माण करती हैं अर्धसूत्री विभाजन से। तो ये शुक्रजनन नलिकाओं की गुहा है, कैविटी, और इस गुहा में परिवर्धनशील शुक्राणु पाए जाते हैं बच्चों। इन कोशिकाओं के विभाजन से इस प्रकार से अंदर शुक्राणु बनेंगे। तो एक तो बच्चों नर जर्म कोशिकाएं हैं जिनका कार्य हो गया शुक्राणुओं का निर्माण करना। दूसरी कोशिकाएं बच्चों इसमें कुछ लंबी शंक्वाकार पिरामिड आकृति की कोशिकाएं भी होती हैं। कुछ लंबी शंक्वाकार पिरामिड आकृति की ये कोशिकाएं होती हैं। इनको हम नाम देते हैं बच्चों सरटोली कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का नाम होता है सरटोली कोशिकाएं। और भी कई नाम है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ये सरटोली कोशिकाएं यहां पर बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और साथ में उनको सहारा, सपोर्ट भी प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार बच्चों जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनकी भित्ति, ये सब शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इनकी भित्ति में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक नर जर्म कोशिकाएं, मेल जर्म सेल, जो लैंगिक परिपक्वन के बाद शुक्राणु बनाती हैं, और दूसरी होती है बच्चों सरटोली सेल्स, ये लंबी पिरामिड आकृति की सेल। और ये प्रत्येक शुक्रजनन नलिका की गुहा है जिसमें ये परिवर्धित शुक्राणु होते हैं बच्चों। इनको हम नाम दे सकते हैं शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ। इनको हम नाम देंगे बच्चों स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, या हम कह सकते हैं शुक्राणु। तो ये बच्चों वृषण का अनुप्रस्थ काट, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये है टीएस ऑफ टेस्टिस, वृषण का अनुप्रस्थ काट। हम बात कर रहे हैं बच्चों वृषण की आंतरिक संरचना, और वृषण की आंतरिक संरचना में सबसे पहले तो हम बात करते हैं आवरणों की, जो आवरण हमने इस चित्र में ड्रॉ किए हैं।
3 आवरण, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। उसके बाद हम यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन टीएस काटते हैं, तो टीएस इस प्रकार का दिखाई देता है। वृषण के टीएस में हमें बहुत सारी ये अंडाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनको हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिकाएं। बच्चों, प्रत्येक नलिका की भित्ति 2 स्तरों से बनी होती है। ट्यूनिका प्रोप्रिया बाह्य स्तर है जो संयोजूतक से बना होता है। जर्मिनल एपिथेलियम जनन उपकला आंतरिक स्तर है, जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक तो है बच्चों ये घनाकार कोशिकाएं, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, जो लैंगिक परिपक्वन के बाद शुक्राणु बनाएंगी, और दूसरी ये लंबी पिरामिड आकृति की कोशिकाएं हैं, सर्टोली सेल्स। तो हम बात करते हैं बच्चों सर्टोली सेल्स का कार्य। वृषणों के अंदर पाई जाने वाली सेल्स बच्चों सर्टोली सेल्स। कई नाम हैं बच्चों इन सेल्स के। इन सेल्स को हम सस टेंटाकुलर सेल भी कह सकते हैं। इन सेल्स को हम नर्स सेल भी नाम दे सकते हैं। ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं बच्चों प्रत्येक नलिका के अंदर, इनको हम सस टेंटाकुलर सेल्स भी नाम दे सकते हैं, इनको हम नर्स सेल भी नाम दे सकते हैं। बच्चों, ये लंबी और पिरामिड आकृति की कोशिकाएं होती हैं। पिरामिड आकृति कह सकते हैं, शंकुआकार कहते हैं, ये होती हैं। दूसरी विशेष बात बच्चों, ये केवल स्तनधारियों के वृषण में ही पाई जाती हैं। ये सेल्स केवल स्तनधारियों के वृषण में ही पाई जाती हैं। इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। पहला कार्य जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये परिवर्धित शुक्राणु या कह सकते हैं नर जर्म सेल। ये सेल्स जो हैं वो परिवर्धित डेवलपिंग स्पर्म, परिवर्धित शुक्राणु या कह सकते हैं नर जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य सर्टोली कोशिकाओं का, जो स्तनधारियों के वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर पाई जाती हैं, लंबी पिरामिड या शंक्वाकार आकृति की होती हैं। कार्य परिवर्तित शुक्राणु या नर जर्म कोशिकाओं को ये पोषण प्रदान करती हैं बच्चों। यहाँ जो शुक्राणु बनेंगे उनको पोषण प्रदान करना इनका प्रमुख कार्य है। दूसरा कार्य बच्चों, ये सर्टोली कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करके ये कुछ हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं। कुछ हार्मोन्स का स्त्रवण करना भी इनका दूसरा कार्य है। जैसे एक ये बनाती हैं बच्चों इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन। दूसरा ये बनाती हैं बच्चों एबीपी हार्मोन, और तीसरा बनाती हैं बच्चों ये एएमएच हार्मोन। सर्टोली कोशिकाएं कुछ हार्मोन्स का भी स्त्रवण करती हैं, जैसे इनहिबिन, एबीपी और एएमएच। तो इन हार्मोन्स के कार्य अभी हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों मैं चित्र को खत्म करता हूं। इसके बारे में 2 पॉइंट और हैं जो आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम इनके कार्य पढ़ेंगे। तो बच्चों, वृषण में शुक्रजनन नलिकाएं हैं। ये नलिकाओं की भित्ति में 2 स्तर हैं, ट्यूनिका प्रोपरिया, जनन उपकला। आंतरिक स्तर में अंदर की तरफ 2 प्रकार की सेल्स हैं,
एक बच्चों मेल जर्म सेल और दूसरी सर्टोली सेल्स। इसके अलावा डायग्राम में क्या बचा है बच्चों, प्रत्येक शुक्रजन नलिकाओं के चारों तरफ यहां पर बच्चों ये संयोजी ऊतक होता है। प्रत्येक नलिकाओं के चारों तरफ यहां पर संयोजी ऊतक होता है बच्चों, ये वाला, ये संयोजी ऊतक होता है। और इस संयोजी ऊतक का नाम है बच्चों स्ट्रोमा। यहां पर जो संयोजी ऊतक होता है उसको हम नाम दे सकते हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा में भी बच्चों कुछ हार्मोन स्त्रवण करने वाली सेल्स पाई जाती हैं। इसमें भी कुछ ऐसी अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं। उन कोशिकाओं का नाम है बच्चों अंतराली कोशिकाएं। ये जो मैंने सेल्स यहां पर ड्रॉ कर दी हैं बच्चों, इनका नाम है अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिकाएं। अंतराली क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्रजनन नलिकाओं के अंतरालों में पाई जाती हैं। ये एक शुक्रजनन नलिका है, ये दूसरी शुक्रजनन नलिका है, ये तीसरी शुक्रजनन नलिका है। तो इन नलिकाओं के बीच में जो संयोजी ऊतक है बच्चों, इसका नाम भरण ऊतक है या स्ट्रोमा है। और इस स्ट्रोमा में ये अंतःस्रावी कोशिकाओं के गुच्छे हैं जिनका नाम है अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल, या कह सकते हैं हम लेडिंग सेल्स। तो इनका भी कार्य हम आगे पढ़ेंगे बाद में, जब हम सर्टोली कोशिकाओं का कार्य पढ़ लेंगे तब। तो इस प्रकार से बच्चों ये वृषण का अनुप्रस्थ काट जो पूरा हो जाता है। ये अनुप्रस्थ काट इन वृषण पालिकाओं का है बच्चों। वृषण पालिकाओं में शुक्रजनन नलिकाएं जो इस प्रकार से गोलाकार अंडाकार दिखाई दे रही हैं। ये शुक्रजनन नलिकाएं जब वृषण पालिका से बाहर आ जाती हैं तो सीधी हो जाती हैं और सीधी होकर बच्चों एक जाल बना लेती है जिसका नाम मैंने यहां पर लिख दिया है रेटेटेस्टिस, वृषण जालक। वृषण जालक। और वृषण जालक से ये 12 से 20 बहुत ही कम व्यास की नलिकाएं निकलती हैं जिनका नाम है अपवाहक नलिकाएं, वासा फ्रेंशिया, जो प्रजनन तंत्र के दूसरे भाग में खुलती हैं जिसका नाम है अधिवृषण। ये इसमें खुलती हैं बच्चों। तो ये हम बात बाद में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू में वो वृषण की आंतरिक संरचना, और उसके लिए ये टीएस मैंने आपको समझा दिया है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड में कि वृषण की आंतरिक संरचना का अनुप्रस्थ काट बनाइए, तो आपको ये डायग्राम बनाना होता है, या फिर शुक्रजनन नलिकाओं का टीएस बनाइए तो भी आपको यही बनाना होता है बच्चों। एग्जाम में ध्यान रखना कि इन सभी नलिकाओं में ऐसी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है, नलिकाओं को ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको ब्लैंक छोड़ दिया है, मैंने तो एक नलिका को पूरा ड्रॉ कर दिया है। आपको एग्जाम में सभी नलिकाओं को ऐसे ही ड्रॉ करना होता है। तो ये था बच्चों वृषण का अनुप्रस्थ काट। अब हम वृषण के अनुप्रस्थ काट में दो चीजें बची हैं, एक तो सर्टोली कोशिकाओं का हार्मोन वाला कार्य पढ़ना है और दूसरा अंतराली कोशिकाओं का कार्य पढ़ना है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे सर्टोली कोशिकाएं, जिनका नाम सस्टेंटाकुलर सेल, जिनका नाम नर्स सेल है, केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। और इसके कार्य भी बच्चों हम पढ़ रहे थे दो। पहला कार्य है परिवर्धित शुक्राणुओं को या नर जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, और इसका दूसरा कार्य था बच्चों हार्मोन्स का स्त्रवण। हार्मोन्स का स्त्रवण अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, सर्टोली कोशिकाएं 3 हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं, जिसमें पहला हार्मोन है बच्चों इनहिबिन।
इनहिबिन, बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन जिसका कार्य बार बार एग्जाम में नीट में पूछा जाता है बच्चों। इनहिबिन का कार्य ये क्या करता है बच्चों, एक हार्मोन है पीयूष ग्रंथि का एफएसएच, पीयूष के एफएसएच हार्मोन को संदमित कर शुक्राणुओं के अति उत्पादन को रोकता है। ये इसका काम है बच्चों, समझेंगे। इनहिबिन का कार्य, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के एफएसएच हार्मोन को संदमित कर, रोक कर शुक्राणुओं के अति उत्पादन को रोकता है। बच्चों हम पढ़ेंगे आगे अंतःस्रावी तंत्र में विभिन्न ग्रंथियों के हार्मोन्स और उनके कार्य। तो ऐसे ही बच्चों एक पीयूष ग्रंथि आती है जो हमारे सिर वाले भाग में होती है और बहुत सारे हार्मोन बनाती है। उसका एक हार्मोन यहां नाम लिखा मैंने एफएसएच, पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, जिसे हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ना है। ये हार्मोन करता क्या है बच्चों, ये स्त्री और पुरुष दोनों में बनता है और उनके प्राथमिक जननांगों को कार्य को प्रेरित करता है बच्चों। ये प्राथमिक जननांग जैसे पुरुषों के लिए वृषण, स्त्रियों के लिए अंडाशय हैं, तो उनमें ये युग्मक निर्माण को प्रेरित करता है। पुरुषों में ये हार्मोन शुक्राणुओं के बनने को प्रेरित करता है, स्त्रियों में ये हार्मोन अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है। तो ये हार्मोन स्त्री और पुरुष दोनों में प्रभावी होता है बच्चों एफएसएच। अब हम बात करते हैं एक हार्मोन इनहिबिन की, जो वृषण की सर्टोली कोशिकाओं से बनता है। ये हार्मोन एफएसएच की मात्रा को घटा देता है ताकि ज्यादा मात्रा में युग्मकों का निर्माण ना हो। तो शॉर्ट में हमने लिखा इनहिबिन एफएसएच को रोककर शुक्राणुओं के अति उत्पादन को रोकता है। ये इसका पहला हार्मोन है बच्चों, सर्टोली कोशिका। दूसरा हार्मोन मैंने बताया बच्चों एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी। इस हार्मोन का काम है शुक्र जनन नलिकाओं में टेस्टोस्टेरोन को सांद्रित करना। शुक्र जनन नलिकाओं में टेस्टोस्टेरोन को सांद्रित करना, मतलब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाना नलिकाओं के अंदर। अभी हमने वृषण का अनुप्रस्थ काट पढ़ा था बच्चों, तो ऐसे थी शुक्र जनन नलिकाएं, ये थी शुक्र जनन नलिकाएं। इन नलिकाओं के अंदर बनते हैं शुक्राणु, और शुक्राणु बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए, लेकिन उस हार्मोन का स्त्रवण ये अंतराली कोशिकाएं करती हैं। अभी पढ़ेंगे हम इसको। ये नलिकाएं हैं और नलिकाओं के अंतराल में ये बच्चों अंतराली कोशिकाएं ये बनाती है टेस्टोस्टेरोन। तो सर्टोली कोशिका का जो एबीपी हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है बच्चों, यहां बने हुए टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को अंदर बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को नलिकाओं के अंदर बढ़ा देता है ताकि शुक्र जनन की क्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। और तीसरा हार्मोन बच्चों एक बताया है मैंने एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एएमएच जिसका पूरा नाम है
एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये AMH क्या करता है बच्चों? ये नर भ्रूण के अंदर मादा जननांगों के विकास को रोकता है। अगर बन भी रहे हैं मादा जननांग तो उनके अपघटन को प्रेरित करता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, नर भ्रूण में भी मादा जननांग बनने लग जाते हैं, तो ये हार्मोन स्रावित होता है सर्टोली कोशिकाओं से, ताकि उस नर भ्रूण के अंदर मादा जननांगों का विकास ना हो, उनका निर्माण ना हो, इस बात को सुनिश्चित करता है ये AMH हार्मोन। इस प्रकार से बच्चों सर्टोली कोशिकाएं जो वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर पाई जाती हैं, ये 2 कार्य महत्वपूर्ण संपन्न करती हैं। पहला, बनने वाले शुक्राणुओं या नर जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। दूसरा, कुछ हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं, मुख्य 3 हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं बच्चों। पहला, इनहिबिन, जो पीयूष ग्रंथि के FSH को रोककर शुक्राणुओं के अति उत्पादन को घटा देता है। ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो शुक्रजन नलिकाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ा देता है। और तीसरा, AMH, एंटीमुलेरियन हार्मोन, जो नर भ्रूण में मादा जननांगों के विकास को रोकता है या मादा जननांगों के अपघटन को प्रेरित करता है। तो ये बच्चों सर्टोली कोशिकाएं और उनके कार्य जो पाई जाती हैं प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के अंदर। आगे चलते हैं बच्चों। अभी हमने बात करी थी वृषण के अनुप्रस्थ काट में एक दूसरी अंतःस्रावी कोशिका, वो थी अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल, या हम जिनको नाम दे सकते हैं लैडिंग सेल्स। बच्चों पहली बात तो कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर की तरफ जो संयोजी ऊतक है उनके गैप में, उस संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। तो स्थिति क्या है? स्थिति है शुक्र जनन नलिकाओं के अंतरालों में स्थित रहती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के अंतराल, गैप में पाई जाती हैं बच्चों। दूसरी विशेषता, केवल स्तनधारियों में ही उपस्थित होती हैं। केवल और केवल स्तनधारी जंतुओं में ही पाई जाती हैं बच्चों, केवल और केवल स्तनधारी जंतुओं में पाई जाती हैं। कार्य की बात करें तो इनका मुख्य कार्य है बच्चों नरलिंगी हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन कह सकते हैं। नरलिंगी हार्मोन एंड्रोजन, जिसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती हैं ये कोशिकाएं। जो अंतराली कोशिकाएं लेडिंग सेल्स हैं, शुक्रजनन नलिकाओं के अंतरालों में पाई जाती हैं और मुख्य कार्य है नरलिंगी हार्मोन एंड्रोजन, ग्रुप का नाम है, जिसका पर्टिकुलर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका स्त्रवण करती हैं बच्चों। अब टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? हमने बहुत बार नाम सुना इस हार्मोन का। ये क्या काम करता है बच्चों? ये सभी नर जंतुओं का मुख्य लिंगी हार्मोन है जो नर जंतु में जननांगों के विकास को प्रेरित करता है और नर जंतु के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जिनको गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं, उनके विकास को प्रेरित करता है। तो किशोरावस्था आने पर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना प्लस जननांगों का विकास करके उनमें युग्मक जनन मतलब शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना, ये इस हार्मोन का कार्य है। तो ये था बच्चों मानव में
वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण जो सभी नरजंतुओं का प्राथमिक मुख्य जननांग है, जिसका मुख्य कार्य लैंगिक जनन के लिए शुक्राणु बनाना होता है। इसके लिए वृषण के अंदर सबसे पहले कक्ष पालिकाएं होती हैं। उन कक्षों में शुक्रजनन नलिकाएं हैं। नलिकाओं के अंदर मेल जर्म सेल है जो शुक्राणु बनाती हैं। साथ में शुक्रजनन नलिका के अंदर सर्टोली सेल्स हैं जो बनने वाले शुक्राणु को पोषण देती हैं। और शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर गैप में अंतराली कोशिकाएं होती हैं बच्चों, जो टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। इसके साथ ही बच्चों वृषण की बाह्य और आंतरिक संरचना कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र में, वो है सहायक नलिकाएं। अधिवृषण और अन्य नलिकाओं को अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।